गुड मॉर्निंग। देखो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 31 ऑनवर्ड्स आउट इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। इनकमिंग पार्टनर सेक्शन 31 क्लॉज 1 एंड आउटगोइंग पार्टनर सेक्शन 31 क्लॉज सेक्शन 32 एंड 33 34 35। ठीक है। देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें हमने कोई न्यू पार्टनर को ऐड करना है। मान लो सपोज न्यू पार्टनर को ऐड करना है। मान लो सपोज सेक्शन 31 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 32 क्लॉज सेक्शन 31 क्लॉज 2। सेक्शन 31 क्लॉज को कि क्या मोड है, कब से वो ऐड किया जाएगा, क्या जरूरी है, रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी राइट एंड लाइबिलिटी क्या रहेगी। राइट एंड लाइबिलिटी क्या रहेगी किसी पार्टनर को ऐड करने के। मान लो सपोज ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ABC पार्टनरशिप फॉर्म है। अब पार्टनरशिप फॉर्म है ये ऐड, अब मान लो ये पार्टनरशिप फॉर्म 22 जनवरी 2022 को बनाई गई। अब इसमें कितने पार्टनर है, ABC तीन ही पार्टनर है। लेटर ऑन मान लो 11 फेब 2024 को ये डी को ऐड करना चाह रहे हैं। ये इनकमिंग ऐड मतलब इनकमिंग पार्टनर कौन है, इनकमिंग पार्टनर। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऑल पार्टनर की कंसेंट इंपॉर्टेंट है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नेसेसरी। सभी पार्टनर की कंसेंट, ऐसा नहीं कि ए और बी ने कंसेंट दे दिया सी ने नहीं दिया, या बी और सी ने दिया ए ने नहीं दिया। तीनों की इंपॉर्टेंट है कंसेंट है। एंड मोर ओवर डी की कंसेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। कंसेंट ऑफ डी इज ऑल्सो नेसेसरी है। अब ठीक है, तीनों की कंसेंट तभी वो इनकम पार्टनर को ऐड किया जाएगा पार्टनर में। सेकेंड थिंग, जिस दिन से ऐड किया जाएगा उस दिन उसकी राइट एंड लाइबिलिटी अराइज होगी। राइट और लाइबिलिटी कब से राइज होगी, जिस दिन से उसको ऐड किया गया। बिफोर दैट डेट, बिफोर द पार्टनर ही बिकम पार्टनर, ही इज नॉट लाइबल। उससे पहले वो राइट और लाइबिलिटी उसकी अरोज नहीं होती है। दैट इज गिवन इन द सेक्शन 31 क्लॉज 2। एक बार रीड करते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टनर एंड टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, no person shall be introduced as a partner into firm without the consent of all the existing partner। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी पार्टनर उनकी बिना कंसेंसस को ऐड नहीं किया जाएगा। सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, अ पर्सन who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of firm done before he become a partner। मतलब कोई भी लाइबिलिटी उसके अराइज हो जब तक वो पार्टनर नहीं बना, पार्टनर बनने के बाद उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो ये था इनकमिंग पार्टनर के बारे में, मतलब जब हम न्यू पार्टनर ऐड करते हैं। Then now next is outgoing partners। ठीक है, outgoing partner, फोर मोड्स है outgoing partner के लिए। outgoing partner मतलब एक ऑलरेडी जो पार्टनर है वो आउट कैसे हो सकता है फॉर्म से। नंबर 1 रिटायरमेंट, नंबर 2 आपका एक्सपल्शन, एक्सपल्शन, नंबर 3 इंसॉल्वेंसी, नंबर 4 डेथ। रिटायरमेंट मतलब आपका सेक्शन 32 में रूल दिया है, एक्सपल्शन सेक्शन 33, इंसॉल्वेंसी सेक्शन 34, डेथ सेक्शन 35। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिटायरमेंट कि रिटायरमेंट के जो रूल है वो कहां पे है। रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 32। अब रिटायरमेंट कैसे हो सकता है वो सेक्शन 32 में देखना एक बार डायरेक्ट में। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अब मान लो पार्टनर में रिटायर कैसे हो सकता है। रिटायर मतलब आउटगोइंग पार्टनर है, ऑलरेडी पार्टनर है, उसको रिटायर होना है पार्टनरशिप फॉर्म से। तो मे रिटायर, मे रिटायर मे रिटायर कंसेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। कैसे रिटायर होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। अगर कोई एग्रीमेंट उनके एक्सप्रेस एग्रीमेंट से वो रिटायर होगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग। देखो हमने सेक्शन 7 में देखा था कि पार्टनरशिप एट विल भी होता है, डिजायर जब तक वो रहना चाहे उस पार्टनरशिप के अंदर। सेक्शन 7 में partnership at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire, section 23। a retiring partner may be discharged from any liability any third person for act of the firm done before his retirement by an agreement made by him
with such third party, and he partner of a reconstituted firm after he had knowledge of the retirement, notwithstanding the retirement of the partner from a firm, he and the partner continue to be the liable partner, the third parties, for any act done by any of them which would have been act of the firm if done before the retirement until public notice is given to the retirement. थर्ड क्लॉज बोलता है कि जब तक वो नोटिस नहीं देंगे तब तक क्या माना जाएगा, वो कंटिन्यू फर्म का पार्टनर माना जाएगा. थर्ड क्लॉज, ठीक है. A retired partner is not liable for any third party whose deal with the firm without knowing that he was a partner. ठीक है. तो रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लाइबल, तो ये आपका स्लीपिंग पार्टनर के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है. ठीक है. जो डोरमेंट पार्टनर होगा, स्लीपिंग पार्टनर होगा, उस क्योंकि वो तो स्लीपिंग है ऑलरेडी, एक्टिव पार्टनर है नहीं, थर्ड पर्सन को पता ही नहीं कि वो पार्टनर है, तो वो नॉट लाइबल. नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 may be given by retired partner or by partner by the reconstituted firm. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म. ठीक है. देखो, अगर हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, रिटायर पार्टनर. मान लो को अगर कोई पार्टनरशिप है ए बी सी डी, अब डी यहाँ पे रिटायर होना चाहता है. क्या होना चाहता है, रिटायर. ठीक है. डी यहाँ पे रिटायर होना चाहता है और जाना एग्रीमेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी. तो इसका मान लो 1 मार्च 2024 से इसने रिटायर होना, तो एग्रीमेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, तो डी को एग्रीमेंट करना है, डी को एग्रीमेंट करना है या कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर एंड एग्रीमेंट टू ए वी एंड सी कि मुझे रिटायर होना है. ठीक है. कंसेंट होगी फिर इनकी. डी को अगर एक्स के साथ भी एग्रीमेंट करना है, एक्स के साथ किसके, क्रेडिटर, कि मैं अब इस पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर नहीं हूं, तो उसको ये बताना पड़ेगा. ठीक है. और साथ में जब रिटायर एट विल होता है, रिटायर एट विल, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सेक्शन 7 में हमने पहला क्या होगा, इसको बोलते हैं वॉलेंटरली रिटायरमेंट. वॉलेंटरली को रिटायर होना चाहता है तो उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा ए और बी किसी के साथ कि मुझे अब इस पार्टनर का रिटायर होना है, एग्रीमेंट करना है. ठीक है. सेकेंड थिंग, where the partnership is at will by giving notice to the writing to all the other partner of his intention to retire. अगर उसको पार्टनरशिप एट विल है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा सभी पार्टनर को कि मुझे अब नो लॉन्गर पार्टनरशिप. ठीक है. अगर नोटिस देना पड़ेगा. और रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी से डिस्चार्ज किया जा सकता है. तो डिस्चार्ज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आज के बाद ये पार्टनर अब लाइबल नहीं होगा जो पार्टनरशिप. अदरवाइज क्या होता है, पार्टनरशिप लाइबल होता है अंटिल, जब तक वो नोटिस ना दे. तो नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ही and the partner continue to be liable as a partner to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement. अब देखो, जब रिटायर होता है कोई पार्टनर तो उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, कि मैं अब इस पार्टनर फर्म का हिस्सा नहीं हूं, रिटायर हो चुका हूं. तो अगर वो नोटिस नहीं देता है, जब तक नोटिस, तब तक वो लाइबल होगा और पार्टनरशिप फॉर्म भी लाइबल होगी और वो पर्सन लाइबल होगा. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्लीपिंग पार्टनर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो प्रोवाइजो में दे रखा है. देन नोटिस अंडर सबसेक्शन मे बी गिवन बाय द फर्म, पार्टनर, रिटायर पार्टनर भी नोटिस देगा. ठीक है. नायर दोनों दे सकते हैं नोटिस को. रिटायर पार्टनर पब्लिक नोटिस देगा कि मैं अब इस पार्टनरशिप का फर्म का पार्टनर नहीं हूं, और वो फॉर्म भी दे सकते हैं कि ये जो डी है अब आज के बाद ये हमारा पार्टनर नहीं है. ठीक है. तो इनको नोटिस देना इंपॉर्टेंट है. इस तरह से भी आउटगोइंग हो सकता है. नंबर नेक्स्ट इज, दैट इज आपका एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर. एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सेक्शन 33 देखना डायरेक्ट में आप, a partner may not be expelled from a firm by any majority of the partner save in the exercise in good faith of the power conferred by the contract with the partner. देखो, सबसे पहले तो बोलता है कि आप पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते मेजॉरिटी, या मेजॉरिटी रूल नहीं लगेगा. मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी पार्टनर है, अब ए और बी दोनों ने मेजॉरिटी की हमने डी को एक्सपेल करना है, तो नो, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल हियर, यू कैन नॉट एक्सपेल द पार्टनर. तो एक तरह से सेव एंड एक्सप्रेस इन गुड फेथ a power conferred by the contract with the partner. लेकिन हाँ, अगर must be in a contract, आपको कॉन्ट्रैक्ट उसमें कहना है, एबीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको एक्सपेल करना है, गुड फेथ में होना चाहिए,
नॉट इल विल टुवर्ड द जो एक्सपेल पार्टनर कर रहे गुड फेथ उसको एक्सपेल किया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस उसको हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्यों उसको एक्सपेल किया जा रहा है, हियरिंग फेयर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, नॉट पर्सनल जो ग्रजेस होते हैं कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से पार्टनर को आउट कर दिया, तो दैट इज नॉट मतलब मिस अप्रोप्रिएट ऑफ द फॉर्म। हो सकता है मान लो सपोज डी ने मिस अप्रोप्रिएट ऑफ फॉर्म किया एक्सेट्रा, या अकाउंट के साथ कुछ पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा पार्टनरशिप के, तो मे बी वो रीजन हो सकता है उसको एक्सपेल करने का। बट विदाउट गुड फेथ आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। आपका गुड फेथ होना चाहिए, विदाउट रीजन आप एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। मस्ट बी ना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नॉट मतलब कि उसका अपना इल विल अपना पर्सनल ग्रजेस उसके साथ निकाले तब उसको एक्सपेल किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेल्शन हो सकता है बट गुड फेथ में। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 234 to 32 shall apply to expelled partner as if he were retired partner। अब जो एक्सपर्ल पार्टनर के ऊपर भी वो सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं जो सेक्शन 32 क्लॉज 2, 3 एंड 4 में है, नोटिस देने का, डिस्चार्ज एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग, और आपका पब्लिक नोटिस देने का। वो कौन दे सकता है कौन नहीं दे, जो हमने अभी तक डिस्कस किया सेक्शन 32 में, सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे सारे सेक्शन। एक्सपर्ल पार्टनर के भी एक्सपर्ल होता है बाहर निकल देना। 34 insolvency of partner, where a partner in firm is adjudicated an insolvent, he ceases to be partner। जब वो adjudicate हो जाता है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पार्टनर इंसॉल्वेंट है, he ceases to be a partner, वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, वो no longer be partner of the firm on the date on which the order of adjudication is made। जिस दिन से वो ऑर्डर किया कोर्ट ने, इंसॉल्वेंस कोर्ट ने, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, whether or not the firm is thereby dissolved। ठीक है, तो date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved। चाहे वो देखो जब इंसॉल्वेंसी होता है, चाहे वो डिसॉल्व हुई हो पार्टनरशिप फॉर्म या नहीं हुई हो, तो वो उसकी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी फ्रॉम द डेट जब ऑर्डर आ गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। So where under a contract between the partner, the firm is not dissolved by the adjudication of the partner as an insolvent. The estate of the partner so adjudicated is not liable for an act of the firm, and the firm is not liable for an act of the insolvent done after the date on such order of adjudication। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारी अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट हमने कर रखा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो आपका फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, अगर इस तरह का ऑलरेडी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो इन दैट केस सेक्शन 34 बोलता है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है नो मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। तो मान लो ए और बी और सी है नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ डी। मान लो सपोज डी है, 4 पार्टनर है ए बी सी डी, डी इंसॉल्वेंट हो गया, डी इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस जैसे ही ऑर्डर आया कोर्ट का ऑर्डर एजुडिकेशन, तो सीज हो गई पार्टनरशिप, क्या होगी, सीज होगी। अब कितने पार्टनर बचे, ए बी और सी बचे हैं, तो डी इज नो मोर पार्टनर ऑफ द फॉर्म। तो ए बी सी, ए और बी, अब कितने बचे, ए और बी सी, 3 ही बचे। दे आर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द डी, वो अब डी के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे। एंड डी इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द फॉर्म, और डी इसके बाद जो फॉर्म का कोई एक्ट होगा उसके लिए नॉट लाइबल। And here no notice is required, no notice is required। यहाँ पे नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। देखो एक्सपल्शन में नोटिस देना पड़ेगा, रिटायरमेंट में नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन जब सीज हो जाता है, क्योंकि नोटिस कोर्ट का नोटिस आ गया तो वही नोटिस होता है आपका, ऑर्डर आ गया कोर्ट से कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो देन देयर इज नो नीड टू नोटिस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सेक्शन 34 में। देन सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट द liability after the death of partner। ठीक है, liability after the death of partner, तो liability after the death of the partner 34 आपको समझ आ गया। देखो 34 एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ। Where a partner in a firm is adjudicated and insolvent is ceases to be partner on the date on which the order of adjudication। जिस दिन ऑर्डर आएगा वो इंसॉल्वेंट है, उस दिन से उसकी पार्टनरशिप क्या होगी, सीज होगी उसका। वेदर और नॉट द फॉर्म इज हियरबाय डिसॉल्व, मतलब अब पूरी फॉर्म डिसॉल्व हो या ना हो, बट पार्टनर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा।
वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, अगर मान लो पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उनने, देखो जब पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनता है ए बी सी डी, इन्होंने पहले ही टर्म दे दिया कि अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है हमारी पार्टनरशिप सीज हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप, या फिर नॉट डिसॉल्व। इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर रखे इसका इस तरह का कि अगर कोई पार्टनर इन फ्यूचर इंसॉल्वेंट हो जाता है या तो वो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी या नॉट डिसॉल्व। मान लो इन्होंने एग्रीमेंट किया नॉट डिसॉल्व, इन एग्रीमेंट किया नॉट डिसॉल्व ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अब मान लो डी इंसॉल्वेंट हो गया, डी इंसॉल्वेंट, तो उनकी पार्टनरशिप क्या होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। नॉट डिसॉल्व बाय एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, द स्टेट ऑफ पार्टनर्स और एडजुडिकेशन इज नॉट लायबल टू एनी एक्ट। उसके बाद क्या होगा, जो भी एक्ट डी करेगा उसके लिए स्टेट लायबल नहीं होगी, और जो भी एक्ट फॉर्म करेगा दे आर नॉट लायबल, क्योंकि उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर रखा है कि हमारी इंसॉल्वेंसी होने पे हमारी फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी। ये बात करता है सेक्शन 34 क्लॉज 2। ठीक है, the next is कि they are not liable vice versa। 35 on death, कि अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसका क्या रीजन है, the partner ceases to be, section 35 देखना, where under a contract between the partners the form is not dissolved by the death of partner, the estate of deceased partner is not liable for any act of the form done after his death। क्लियर है, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मान लो ए बी सी डी, डी की डेथ हो जाती है, डी की डेथ होने के बाद पार्टनर पार्टनर यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती है, ये डिसॉल्व नहीं होगी और कंटिन्यू ए और बी सी पार्टनर रहेगा, लेकिन डी जो द डिसीज पार्टनर वो उसकी स्टेट लायबल नहीं होगी पार्टनर के एक्ट के लिए। पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर आफ्टर द डेथ, जैसे ही पार्टनर की डेथ हो जाती है वो सीज हो जाएगा। अब पार्टनरशिप किसके बीच में रही, ए और बी सी के बीच में। तो सेक्शन 35 प्रोवाइड दैट if the form is not dissolved after the death of the partner, the state of the deceased, जो state of deceased जो जिसकी डेथ हुई है, deceased partner is not liable for any act of the form does done after his death। after his death कोई भी एक्ट करती है फॉर्म कोई भी एक्ट करती है, तो डी जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी नॉट लायबल, उसके स्टेट नॉट लायबल फॉर दैट एक्ट। ठीक है, no notice is required here। The next is section 36। section 36 talks about right of an outgoing, rights of an outgoing partner to carry on competing business। क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, क्या राइट रहेंगे आफ्टर आउटगोइंग पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर जाने के बाद, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 36। आपका डायरेक्ट में देखना, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस एंड आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद that the firm and he may advertise such business but subject to contract to the contrary he may not sorry, a right of outgoing partner to carry on competing business and outgoing partner may carry on a business competing with, कि वो बिजनेस कर सकता है competing business सेम बिजनेस। मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म शूज बेचने का काम करिए तो वो भी एक शूज की शॉप ओपन कर सकता है। ठीक है, इवन adjoining, मान लो एक जगह शॉप है दूसरी जगह भी साथ में ही खोल सकता है ओपन, दैट ऑफ द फॉर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस, वो एडवर्टाइज कर सकता है अपने बिजनेस को, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा पहले का उनका आपस तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ही मे नॉट यूज द फॉर्म नेम, लेकिन वो फॉर्म का नेम यूज नहीं कर सकता। मान लो ए बी सी डी इनके बीच फॉर्म है, ये आउट गोइंग पार्टनर है, आउट गोइंग पार्टनर डी है। अब जो फॉर्म नेम है, मान लो इनका फॉर्म का नेम था ए एंड बी कंपनी, ए एंड बी कंपनी, तो डी अब ए एंड बी कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकता, बिकॉज मे नॉट यूज द फॉर्म नेम, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, ही मे नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन बिजनेस द फॉर्म। वो अपने आप को फॉर्म के नाम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वो उनके क्लाइंट को वहां पे कस्टमर को, ठीक है,
या solicit the custom of the person who were dealing with the firm before he ceased to partner, या उसके क्लाइंट उसके साथ पहले जो बिफोर पार्टनर जो पार्टनर उस फॉर्म का, ठीक है, उसके साथ वो डील नहीं कर सकता ऑन द फॉर्म के नाम से, फॉर्म के बेसिस से, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट कर सकता है बट फॉर्म के नाम से नहीं, ठीक है। Agreement in restraint of trade. A partner may make an agreement with his partner that on ceasing to be a partner, he will not carry on any business similar to that of the firm within specified period, ठीक है, or within specified local limits, and notwithstanding anything contained section 27 Indian contract, such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे सेव किया गया कि पार्टनरशिप है, फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है ABCD, AVCD, डी आउटगोइंग पार्टनर है। अब आउटगोइंग पार्टनर आप समझ गए कि आउटगोइंग पार्टनर कौन हो सकता है। अब A और B, C उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, D सिमिलर बिजनेस भी कर सकता है, एडवर्टीजमेंट भी कर सकता है, बट वो फॉर्म का नाम यूज नहीं करेगा, नो नेम ऑफ फॉर्म यूज, ठीक है, नो यूज ऑफ फॉर्म नेम, एंड नो जो कस्टमर क्लाइंट है उनका फॉर्म के नाम से वो डील नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, पहली रिस्ट्रिक्शन। बट अगर मान लो इनके बीच एग्रीमेंट होगा, ABCD, इनके बीच ऑलरेडी एग्रीमेंट है कि कोई भी पार्टनर जब आउट गोइंग हो जाएगा, सीज हो जाएगी पार्टनरशिप, ही कैन नॉट डू सिमिलर बिजनेस, कि वो सिमिलर बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकता है, तो नो सिमिलर बिजनेस, ठीक है, इन पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर लिमिट जो बना के रखी है, रीजनेबल एरिया, ऐसे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इलीगल कंडीशन कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे लॉफुल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में वो बिजनेस नहीं कर सकता, मान लो धर्मशाला है, धर्मशाला के अंदर वो बिजनेस कर सकता है, शिमला में कर सकता है सिमिलर बिजनेस। अगर शूज का वो बिजनेस, शूज बेचने का बिजनेस करते हैं, ठीक है, या कोई और बिजनेस करते हैं, ठीक है, गारमेंट्स बेचने का बिजनेस करते हैं, तो वो धर्मशाला के अंदर नहीं कर सकते, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं, और दैट इज वैलिड कंडीशन, ठीक है, बट विद इन ए रीजनेबल लिखा है इसमें, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए, या विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। लोग ऐसा नहीं कि पूरे हिमाचल में नहीं कर सकता, वो हिमाचल का आदमी है तो हिमाचल में क्यों नहीं कर सकता भाई, लेकिन लोकल लिमिट जहां पे वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था वहां पे नहीं कर सकता है, या कहीं पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि आप 3 साल के लिए नहीं कर सकते, आफ्टर दैट आप कर सकते हो, ठीक है। देन सिमिलर बिजनेस, इस तरह का अगर एग्रीमेंट उन्हें करते हैं वो, तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, दैट इज नॉट अगेंस्ट द सेक्शन 27 में जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट है, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते किसी को हम, तो यहाँ पे टू पार्शियल रिस्ट्रेन हो सकता है पर्सन का, लोकल लिमिट ऑफ और पर्टिकुलर पीरियड तक उसको लिमिट किया जा सकता है, बट रीजनेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, वो कंडीशन आपका रीजनेबल होना चाहिए, लास्ट में लिखा है रिस्ट्रिक्शन। द नेक्स्ट इज सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 37 बोलता है आपका 37 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, राइट ऑफ outgoing partner in certain cases to share subsequent profit, ठीक है। also where any please ब्रेक देखने एक बार, right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profit, where any member of the firm has died or otherwise ceased to be partner, या तो डेथ हो जाए या पार्टनर सीज हो जाए, जैसे रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, एक्सपल्शन हो गया, एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस, जो सर्वाइव कर रहे हैं और कैरी कर रहे हैं बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इसके साथ विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एज बिटवीन देम एंड द आउटगोइंग पार्टनर, मतलब उन्होंने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, वो कंटिन्यू कर रहे बिजनेस के साथ, फर्म का प्रॉपर्टी के साथ फाइनल सेटलमेंट नहीं किया जो आउटगोइंग पार्टनर है, और इज स्टेट देम in the absence that is very important, in the absence of contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled। अब ये होता है कि जो outgoing partner वो right है उसका यहाँ पे
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच नहीं हुआ या फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, तो आउटगोइंग पार्टनर इज स्टेट इज एंटाइटल्ड एट ऑप्शन ऑफ द हिमसेल्फ और इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू सच शेयर, मतलब अगर डेथ हो जाती है उसके एलआर शेयर द प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर। तो वो शेयर ले सकता है प्रॉफिट में, ये बोलता है वो क्या ले सकता है, प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, रिप्रेजेंटेटिव सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज्ड, कब से, जब से सीज हो गया उस टाइम से शेयर वो पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकता है, as may be attributable to the use of a share of the property of the firm or interest at the rate of 6% per annum on the amount of a share in property of the firm। तो कितने परसेंट के हिसाब से ले सकता है, 6% के हिसाब से। लाइक दिस, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये 4 पार्टनरशिप फॉर्म है। डी की पार्टनरशिप यहां पे सीज होगी, या मान लो डी की डेथ होगी या सीज हो गया, डेथ हो गया। अब इस टाइम से ये पार्टनर तो नहीं है उस फर्म का, डेथ होगी तो इसके एलआर के पास राइट है। अगर इन्होंने इसका, क्योंकि इसका भी तो प्रॉपर्टी 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 ऑफ द फॉर्म सेक्शन 14 हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म, तो इसकी भी प्रॉपर्टी है फॉर्म में, और कोई अकाउंट है या कोई प्रॉफिट है, उसको भी फाइनल सेटलमेंट नहीं किया। अगर तो फाइनल सेटल कर दिया इसके साथ कि ठीक है तुम्हारी ये सेटल है, तुम अपनी प्रॉपर्टी सेपरेट कर दो, दैट्स ओके। फाइनल सेटल नहीं किया, और ये ए और बी सी, जनरली क्या होता है जब पार्टनरशिप कोई बाहर चले जाता है, सीज होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वो बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको सेव कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर सीज हो जाता है, डेथ हो जाता है, हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। अब वो कंटिन्यू बिजनेस करे एबीसी उस प्रॉपर्टी के साथ, किस प्रॉपर्टी से, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें डी का भी शेयर है, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सीज या फ्रॉम द डेट ऑफ जब उसका डेथ हो गई, उस टाइम से लेकर वो पर्सन सिंस दैट डेट इंटाइटल है क्या लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए, शेयर लेने के लिए, जो पार्टनरशिप बिजनेस में शेयर ले सकता है वो, ठीक है, या उसके एलआर ले सकते हैं, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनुअम के हिसाब से, ठीक है। ये बोलते हैं आपका सब्सिक्वेंट राइट, मतलब आफ्टर पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसका सब्सिक्वेंट राइट है ये, ठीक है। वो पार्टनर एज ए पार्टनर क्लेम नहीं कर रहा है, उसको सब्सिक्वेंट राइट दिया गया है यहाँ पे इन द पार्टनरशिप फॉर्म के शेयर में, प्रॉफिट में, बिजनेस में, सेक्शन 37 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइजो ऐड किया गया, प्रोवाइजो देखना डायरेक्ट में, प्रोवाइडेड वेयर by contract between the partners an option is giving to surviving or continue partner to purchase the interest of deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of the profit, but if any partner assuming to act and exercise the option does not in all material respect comply with the term thereof is liable to account under the foregoing provision of this section। बोलता है अगर मान लो उनने पहले ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है कि भाई जो पार्टनर की प्रॉपर्टी रहेगी, मान लो जब एक्सपल्शन हो जाएगा, जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है वो परचेज कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अब ये मान लो सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, मान लो डी, ए ने, ए की भी प्रॉपर्टी है, बी की भी प्रॉपर्टी ने फॉर्म में कुछ काम किया जैसे उनकी प्रॉपर्टी बन गई है, अब इसका शेयर है यहाँ पे, स्टेट बन चुका है, सबका इक्वली है यहाँ पे। मान लो इसने कुछ अपना प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है फॉर्म में, इसने भी अपना इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब डी की जो, अब डी यहाँ पे सीज हो चुका है मेंबर, ये पार्टनर नहीं है। इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि अगर कोई भी पार्टनर सीज हो जाता है या वो डेथ हो जाती है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन फॉर्म है, वो फॉर्म परचेज कर लेगा, क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, और इसने ऑप्शन परचेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो सीजिंग पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर, उसका कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं किया देन उनका राइट है, अगर ऑप्शन मान लो परचेज नहीं किया लेटर ऑन, तो तब उसका राइट है, अगर परचेज कर लेता है तो राइट नहीं है। तो ये आपका सेक्शन 37 जो सब्सिक्वेंट राइट की बात करते हैं आफ्टर सीजिंग ऑफ पार्टनरशिप, अगर उनके भी सेटलमेंट नहीं है फाइनल, ठीक है। क्लियर। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 38 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 38 रेवोकेशन, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, गारंटी बाय
चेंज इन फॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट में देखना सेक्शन 38 रेवोकेशन, ये बोलता है कि एनी अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू फर्म और टू थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी revoked as to future transaction, revoked as to future transaction from the date of any change in constitution of the firm। बोलता है जब मान लो अब ऑब्वियसली कोई गारंटी दी होती है किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, ट्रांजैक्शन ऑफ फॉर्म करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहां पे, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिवोक, उनको रिवोक किया जाता है फ्यूचर ट्रांस, जो आगे फ्यूचर में उसका ट्रांस, क्योंकि पार्टनर सीज हो गया, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म है, चेंज नेम ऑफ द फॉर्म, या ठीक है उन्होंने नाम, फॉर्म का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मान लो सपोज अब ए बी सी पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, तो इन्होंने किसी एक्स के साथ, थर्ड पर्सन के साथ डील कर रखा है, ठीक है, उसको कुछ गारंटी वगैरह दी रखी है और कंटिन्यू गारंटी, अब लेटर उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्म को, रिकॉन्स्टिट्यूट, मान लो सी यहां से चला गया, सी की सीज होगी पार्टनरशिप, ठीक है, अब ए और बी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर ना रिकॉन्स्टिट्यूट किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया, फिर से पार्टनरशिप फॉर्म बनाया किसके बीच, ए और बी के बीच, वही पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करने का, चेंज द नेम ऑफ द फॉर्म, उन्हें फॉर्म का नाम भी चेंज कर दे, क्योंकि अब दो है, पहले तीन पार्टनर थे, तो इन दैट केस जो गारंटीड थी ऑलरेडी, जो फॉर्म के ट्रांजैक्शन जो गारंटी थी थर्ड पर्सन को ऑलरेडी दे रखी थी उन्होंने, वो भी यहाँ पे उनको रेवोकेट किया जा सकता है, रेवोकेशन हो सकता है। तो जैसे गारंटी आपका कंटिन्यू गारंटी है आपका सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका 230 टू 31 एक्सेट्रा के सेक्शन में दे रखी है, तो वो अगर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, रेवोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार फिर से, कंटिन्यू गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू थर्ड पार्टी in respect of transaction of firm is in absence of agreement to contrary revoked as to future transaction from the date, future transaction में जो future में करनी है transaction, from the date of any change in the constitution of the firm, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट की बात करें, जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो वो रिवोक कर सकता है फ्यूचर गारंटी। दिस इज ऑल अबाउट आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप एक बार डायरेक्ट दे देना, समझ आ जाएगा आपको। द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन फॉर्म, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन फॉर्म, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है।